Welcome to Motion in a Straight Line. This lecture is good for ninth moving, eighth moving 9 students as well as 10th moving 10 plus 1 students. Ninth students, why it is important? You can have ninth standard as well as some foundation touch. And 11th, it's the part of your syllabus. Of course, ninth, it is the part of your syllabus up to limited extent. Dear students, motion in a straight line ये एक ऐसा टॉपिक है जो नाइन्थ के बच्चे भी सीख सकते हैं और 11th के बच्चे भी सीख सकते हैं. नाइन्थ के बच्चे अगर आप 11th के कुछ टॉपिक्स को और भी सीख जाओगे तो वो आपका फाउंडेशन हो जाएगा. तो ये एक 2-in-1 काइंड ऑफ चैप्टर है. मतलब मैंने 9th एंड 11th को फोकस करके स्ट्रेटजी इसकी तैयार की है. तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लर्न करने जा रहे हो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. इससे पहले मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में लेके जाऊं, मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करूंगा. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं. जैसे सबसे पहले तो एक टर्म आती है कि ये मैकेनिक्स का पार्ट है या डायनामिक्स, ये क्या है. बेसिकली हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स मैकेनिक्स. करेक्ट. मैकेनिक्स में हम लोग कोई भी चीज मोशन हो या रेस्ट हो, व्हाटएवर इट इज, उसकी जो स्पीड है कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट से नहीं लेते. और इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं. जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, ये सारा का सारा मैकेनिक्स ही होता है. क्लियर हुआ. अब आती है बात ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि वी वॉक ऑन फुट. We walk on foot. हम वॉक करते हैं. ठीक है. ऑन बाइक्स हम लोग राइड लेते हैं. कार्स हम लोग राइड लेते हैं. एरोप्लेन्स, राइट. मैं हर चीज आपको क्लियर करूंगा. एरोप्लेन्स, ओके. एंड स्टूडेंट्स, आप डे टू डे लाइफ में कुछ भी जो मोशन में स्टडी करते हैं, मोशन, आई थिंक आई शुड यूज ग्रीन कलर या मोशन. मोशन में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सारा इस चैप्टर में आएगा. आप बोलेंगे सर मोशन में स्टडी करते हैं, सारा इस चैप्टर में आएगा. ये है क्या? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स. देखिए, मैकेनिक्स क्या है? विच डील्स with the study of motion. अब आप ये क्वेश्चन मत पूछना कि रेस्ट भी मैकेनिक्स में है. हम बहुत जल्दी क्लियर करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन दोनों एक है. सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, रेस्ट एंड मोशन, हाउ इट इज सेम. देखते चलो. ऑल नेचर इज फिजिक्स, रेस्ट इज, आगे नहीं बोलता मैं. सो
जो मैकेनिक्स है ना स्टूडेंट्स, इसको हम रब करते हैं। जो मैकेनिक्स है, मैं एक्चुअली बहुत नेचुरल पढ़ाऊंगा आपको। आई विल बी टीचिंग वेरी नेचुरल, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ठीक। मैकेनिक्स, ये जो मैकेनिक्स है ना स्टूडेंट्स, इसको इसको हम लोग दो पार्ट्स में ले लेते हैं, राइट। रादर मैं तो इसको बोलूंगा कि इसको हम लोग थ्री सिस्टम में स्टडी करते हैं मैकेनिक्स को। दो नहीं, थ्री सिस्टम है। पहला है काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। काइनामेटिक्स, और फिर है डायनामिक्स। ये नॉर्मली सभी लोग बोलते हैं मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, बट मैंने थ्री बोला, तो मैं आपको थर्ड पार्ट पहले बताता हूं। उसका नाम है जी स्टैटिक्स। अब आप पूछेंगे सर ये स्टैटिक्स क्या है? Statics is a branch of mechanics which deals with the object at rest. अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर थोड़ी देर पहले आपने बोला था रेस्ट एंड मोशन सेम। हाँ, वो मैं इस्टेब्लिश करूंगा, वो रिलेटिव टर्म्स हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली किसी बॉडी को रुका हुआ देखते हैं तो उसकी जो वेरियस पॉसिबल स्टडीज उसके रेस्ट पोजीशन के साथ कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? स्टैटिक्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। अब an object can be at rest when number of forces acting on it are in equilibrium. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। when number of forces are acting in equilibrium। मैंने EQLB डाल दिया, इक्विलिब्रियम। अब आप पूछेंगे सर पहले आपने बोला कि बॉडी एट रेस्ट पे है, बिल्कुल, तो उसकी जो स्टडी है वो स्टैटिक्स है। मैंने बोला यस। और फिर आपने बोला कि जब उस पे नंबर ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि हम उसको टेक्निकल भाषा में बोलेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो। इसके ऊपर मैं एक वेक्टर लगा देता हूं, वेक्टर्स के ऊपर हम अलग से एक चैप्टर तैयार करेंगे, ठीक। तो सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, मैं बोलूंगा यस। तो सर ये क्या है? मैं बोलूंगा नेट फोर्सेस जीरो, ये स्टैटिक्स है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या बॉडी जो रेस्ट पे है
उस पे अगर नेट टोटल फोर्सेस 0 लग रही हो तो वो स्टैटिक्स है? कोई जरूरी नहीं है। कोई बॉडी अगर मोशन में भी है, उस पे नेट फोर्स अगर 0 लग रही है तो भी वो स्टैटिक है और वो मोशन में भी है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे ये एक हमारे पास व्हाट यू कॉल, ये एक रोड है और इसके ऊपर एक व्हीकल चल रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है। मींस उसकी वेलोसिटी एक जैसी है। जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है ना, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। तो उस पे जो फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगी? 0। और बॉडी का ये है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर बॉडी का लग रहा है, अगर इसका मास m है तो वेट, तो n इक्वल टू mg, यानी कि इसका नॉर्मल रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके साथ बैलेंस हो गया? वेट के साथ। नेट फोर्स क्या लग रही है? 0, बिकॉज यूनिफॉर्म। तो ये क्या आ गया? स्टैटिक्स। कितना इंटरेस्टिंग है ये, इसको और एक्सप्लोर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें ना जो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें एक कंस्ट्रेंट रहता है कि सिलेबस स्लो हो गया, सर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर जाते हैं। यहां क्या है? आपके हाथ में बटन, यू कैन लर्न इट थॉरली। क्योंकि जब फिजिक्स का पेपर टफ बोलते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो बहुत दिलचस्प है, इसको टफ कैसे कह दिया गया? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो अब बनेगा इंटरेस्टिंग 26 में। सो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस, तो ये क्या हो गया? स्टैटिक्स, राइट? सो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। चलो सर, पॉज करके नोट्स बना लिया करो, तो उससे क्या होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। ये यूट्यूब या ऑनलाइन टीचिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये कि जो बच्चे ने खुद से पढ़ना है, सेल्फ कंडीशनड है, वो इसमें बहुत ग्रो कर सकता है। जो खुद से सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंडीशनड है, याद रखना, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, कंडीशनड है, वही रिजल्ट देता है। अब काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स या मैकेनिक्स। ये किस में डील करेगा? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion, deals with study of motion taking into account the factors
the factors which causes motion. तो काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन, टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉजेज मोशन. भाई इसमें हम क्या करेंगे, वो सारे फैक्टर्स हम कंसीडर कर लेंगे जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मीन्स वेलोसिटी, मीन्स acceleration, displacement, time. So that is kinematic, which causes motion. Yeah, kinematics is that branch of mechanics which deals with the study of motion without taking into account cause of motion. So, what is statics? Which deals with the motion when the system is in equilibrium. What is kinematics? It is that branch of physics which deals with the study of motion without taking into account the cause of motion, या taking into account the factors which causes motion. एक आपने कंफ्यूज नहीं करना, मैंने लिखा है taking into account the factors which causes motion. फैक्टर्स कौन है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेट्रा, डिस्प्लेसमेंट. अगर हम उसके अंदर कॉज डाल देंगे वो फोर्स आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे डायनामिक्स. मतलब काइनेमेटिक्स दूसरा डेफिनेशन आपको बिना बताए मैंने क्लियर कर दिया. दैट इज क्या है भैया? दैट इज डायनामिक्स. डायनामिक्स. तो डायनामिक्स इज व्हाट? It is that branch of mechanics which deals with the study of motion, taking into account the cause of motion. Means अगर हम cause of motion को consider कर लें तो भैया ये बन जाएगा डायनामिक्स. अगर हम cause of motion को consider ना करें तो ये बन जाएगा काइनेमेटिक्स. अगर हम इक्विलिब्रियम में स्टडी करें तो भाई साहब ये बन जाएगा स्टैटिक्स. मेरे हिसाब से ये सारे के सारे 3 फंडामेंटल डेफिनेशंस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. अब देखो, अब मैं कुछ और टर्म्स क्लियर करूंगा. मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स but I personally enjoy what I am teaching, तो रेस्ट, कुछ टर्म्स क्लियर करता हूं. रेस्ट, रेस्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी कब? when it doesn't change when it rest, when it doesn't change, does not change its position,
its position. Means that कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो क्या है, रेस्ट पे है. मीन्स दैट अब आप पूछेंगे सर फिर एक टर्म बनेगी, अगर चेंज करे तो फिर टर्म बन जाएगी मोशन. इफ इट चेंजेस, if it changes, it is said to be in motion. An object which does not change its position with respect to another object, it is said to be at rest. An object which changes its position with respect to another object, it is said to be in motion. अब कुछ और टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. बेसिकली ये टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं, जब हम अफोर्ड कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, टाइम है हमारे पास तो क्यों ना करें. मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट, और एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ऑब्जर्वर. ये ऑब्जेक्ट क्या है और ये ऑब्जर्वर क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. हम लोग पूरी मैकेनिक्स में एक चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन. उससे पहले कुछ भी जो हम स्टडी करते हैं, वट एवर वी स्टडी, वो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट डॉट, ये बॉक्स भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, ये कुछ भी आप ले लीजिए, ये भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट. ये भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट. ट्रक भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट. कार भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट. हम भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट. Point object is that object which has no dimensions. Yes, no dimensions. इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मास भी नहीं है. जब तक हम कंसीडर ना करें, जब तक हम कंसीडर ना करें, इसका मास भी नहीं है. अगर हम कंसीडर करें मास m तो है, वरना नहीं है. डायमेंशनलेस है, साइज ही नहीं है. तो आप पूछेंगे फिर है क्यों? समझाना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाने के लिए. ओके, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाने के लिए. अब आती है बात, ये ऑब्जर्वर कौन है, जहां से इसको स्टडी किया जाता है. देखिए, हम लोग नॉर्मली जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, वो 3 डायमेंशनल स्टडी करते हैं. Whatever we study in 3 dimensional, length, breadth, height. जैसे कोई चीज आपकी तरफ चल के आ रही है तो आप बोलेंगे यार व्हाट, लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है,
हाइट कितना है, तो आपको 3D एक उसका विजन दिखाई देता है। अगर हमें 2D विजन दिखाई दे तो हम लोग बिल्कुल फट्टे की तरह हो जाएंगे, जैसे कार्डबोर्ड होता है ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग 2 डायमेंशनल क्यों दिखते हैं, 3 डायमेंशनल क्यों दिखते हैं, मोटे पतले दुबले तो भी दिखते हैं, बिकॉज हमारा 3 डायमेंशनल विजन होता है। तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे हम किसी को भी स्टडी करें, राइट, किसी को भी स्टडी करें, जैसे ये मान लीजिए ये जनाब यहाँ खड़े हैं, तो इनको स्टडी करें तो हम बोलेंगे भाई इसका ये डिस्टेंस है x, ठीक है। अगर ये बंदा यहाँ पर है तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है z, नहीं ये डिस्टेंस हो जाएगा y। और एक मिनट मैं इसको रब करता हूँ, ओके ओके राइट। तो ये डिस्टेंस हो गया y, और ये इतना, इसका मींस x डिस्टेंस तो 0 हो गया, ठीक है, और z डिस्टेंस भी 0 हो गया। अब यहाँ से ये z है, ये y है, राइट, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका एक और डिस्टेंस आ जाएगा x। तो इस तरह से इसका 3 डायमेंशनल हम मूवमेंट्स देखते हैं। नॉर्मली हम लोग प्लेन में स्टडी करते हैं, किस में स्टडी करते हैं, प्लेन में। जब हम किसी चीज को प्लेन में स्टडी करते हैं तो व्हाट हैपेंड डियर स्टूडेंट्स, कि प्लेन में जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, प्लेन मीन जहाज नहीं, ये जैसे ये ओ एक्स एंड ओ वाई, तो हम किसी भी इवेंट को जब प्लेन में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर एक इवेंट है P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं x, y, ये y हुआ और ये x हुआ। अगर हम इसको ऊपर उठा दें तो z हुआ। इसको हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। इसको O को ओरिजिन बोलते हैं, और यहाँ पर जहां से हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को नॉर्मली हम ओरिजिन पे ही रखते हैं। अगर ये पास आ रहा है तो इसका x डिक्रीज हो रहा है, या अगर ये दूर जा रहा है तो इसका x इंक्रीज हो रहा है। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल चीज तो आपको लगी नहीं। आपको पता होगा जब मैंने ये चैप्टर लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स होते हैं। यस, दुनिया में कुछ भी व्हाट डू यू कॉल, दुनिया में कुछ भी रेस्ट पे नहीं होता, दुनिया में कुछ भी मोशन में नहीं होता। एंड मैं उसको जरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ये इनको पहले भगाते हैं, ठीक है। इसको भी भगा ही देते हैं, सारे को भगाते हैं। देखो ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर साहब किसी बंदे को अपने से दूर जाता देखते हैं, तो बोलेंगे यार ये हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइमिंग्स पे उसकी पोजीशंस बदलती जा रही है। डिफरेंट टाइमिंग्स पे उसकी पोजीशंस बदलती जा रही है। पहले x1 टाइम t1, फिर x2 फिर टाइम t2, फिर x3 फिर टाइम t3 एंड सो ऑन। उसकी पोजीशंस बदलती जा रही है, करेक्ट। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर यहां है, तो उसको लगेगा ये बंदा उसकी तरफ आ रहा है, इसको लगेगा परे जा रहा है,
For this observer O1, this man is going away. For the observer O2, the man is approaching. It is crystal clear that the person is changing its position with the time. He is in motion. अब सीन टू में ये ऑब्जर्वर है और यहां पर एक मैन है, वो एक्स डिस्टेंस पे है, तो टाइम T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5, टाइम बदलता ही जा रहा है। जब टाइम बदलता ही जा रहा है लेकिन वो वहीं बैठा है, हम बोलेंगे वो पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा, वो रेस्ट पे है। अब आप बोलेंगे सर आपने बोला था रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स। सर ये कैसे? आप एक बस में बैठे हो, आपके साथ आपका क्लासमेट बैठा है, फ्रेंड बैठा है। आप बस में बैठे हो, आपके साथ आपका क्लासमेट बैठा है, एक फ्रेंड बैठा है। बस चल पड़ी तो क्या वो पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा। आप बस में हो, साथ में आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ बैठा है, बात कर रहा है, दोनों रेस्ट पे है। लेकिन जब बाहर को देखते हैं तो हर चीज पीछे पीछे जा रही है। आपके मोशन अगर लेफ्ट है तो हर चीज राइट को जा रही है जो रुकी है। तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यू आर इन मोशन। तो जो बाहर बंदा खड़ा है वो बोलेगा यार भाई बड़े फास्ट जा रहे हो आप दोनों। आप अंदर बैठे हो, बोले फास्ट कहां जा रहे हैं, हम तो दोनों पास पास में हैं। तो जिसके लिए किसी के लिए आप रेस्ट में हो, यानी कि एक दूसरे के लिए, और बाहर वालों के लिए आप मोशन में हो। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स। नथिंग इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट, nothing is absolutely at rest, nothing is absolutely at rest, and nothing is absolutely in motion. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कमेंट। हम अर्थ पे रहते हैं, हम एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में हैं, लेकिन अर्थ इज रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट एज वेल एज स्पिनिंग, तो इट इज इन मोशन। हम एक दूसरे के लिए एट रेस्ट पे हैं, बट इन स्पेस वी आर इन मोशन। स्पेस। वो एक बार एक बच्चा पूछता कि सर हम यहां रहते हैं, सपोज करो चंडीगढ़, सर हम चंडीगढ़ रहते हैं, ठीक है, ओके सर यहां है दिल्ली, तो सर हम क्या करें, चंडीगढ़ में एक हाइट पे जाके पहुंच जाएं, अर्थ घूम रही है तो, और जब दिल्ली आए नीचे उतर जाए। नहीं भैया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर भी अर्थ के साथ मूव करता है।
अर्थ का मतलब ये नहीं है लैंड, अर्थ का मतलब है जहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है। सो ये एक टॉपिक चैप्टर मोशन इन ए प्लेन हमने स्टार्ट किया है, और इसको हम लोगों ने अब आप इसको स्टडी करो। इसको 9th का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है एंड 11th का स्टूडेंट भी सीख सकता है, ये दोनों के लिए। सो एक मैं ऑनलाइन टीचिंग देता हूँ एंड मी एंड माय कंटेम्परेरी, तो उसका हमने फीस रखा हुआ है 25 रुपीज पर लेक्चर। कोई भी बच्चा अगर उसको ज्वाइन करना चाहता है तो 9814121996 इस पे व्हाट्सएप कर सकता है। 9814121996। इसका जो फीस है वो हम एडवांस नहीं लेते, लेक्चर लेने के बाद ही लेते हैं, और वीक में हम लोग पढ़ाते हैं 4-5 क्लासेस। डिपेंड करता है, कहीं डिफरेंट किस्म के क्लासेस होंगी, और नीट एंड जेई को भी हम फोकस करते हैं, और हमारी कई डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उसके लिए आप 9814121996 पे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, योर फिजिक्स टीचर हियर। गूगल प्रोफाइल, अगर आप गूगल पे जाओगे तो जस्ट राइट विपिन शर्मा फिजिक्स, तो you will come to know about my achievements. Thank you very much. So dear students, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने हमने रखा। थैंक यू।